Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about a question which is included in our paper pattern. और इसके बारे में आप जानते हैं कि हमने पहले लेक्चर्स में भी बात की है, बट इस जगह और इस प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं वो है प्रेपोजिशन। आप ये जानते हैं कि एरर करेक्शन के बारे में जो सवाल आता है एरर करेक्शन के हवाले से, उसमें आपने तीन चीज़ों को ही सही करना होता है। या तो आप आर्टिकल्स से सही इस्तेमाल नहीं होते, उसमें वो आपने सही यूज़ करके बताने होते हैं, करेक्ट करना होता है सेंटेंसेस को। आर्टिकल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट टाइम। इसी तरह एक और जो चीज़ है वो है फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी टेंसेस। सही है, तो टेंसेस से रिलेटेड चीज़ थी, ये भी हमने समझ लिया। एक और जो चीज़ है वो है प्रेपोजिशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो प्रेपोजिशन अगर आपको ये पता चल जाता है किसे कहते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा हो और उसमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल सही ना किया गया हो, तो आप इस काबिल होंगे कि सही तौर पर उसको कर सकें। सो सबसे पहले तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। देखा है प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है, यानी अल्फाज तो बहुत सारे हैं। नाउन भी एक लफ्ज़ होता है, वो भी वर्ड है, प्रोनाउन भी वर्ड है, और इसी तरह एडजेक्टिव भी वर्ड है। बट अगर हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की, तो ये भी वर्ड है। अब प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड होता है यूज्ड टू लिंक नाउन्स, जो कि नाउन को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या प्रोनाउन को लिंक करने के लिए, और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स या फ्रेजेस को लिंक करने के लिए टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, दूसरे वर्ड से इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। मतलब ये कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ हो, तो अगर नाउन है या प्रोनाउन है या कोई फ्रेज है, यानी सेंटेंस का कोई टुकड़ा, इनको दूसरे लफ्ज़ों से लिंक करने के लिए, उनके मीनिंग्स को उनसे प्लस करने के लिए, प्लस करने से मुराद ये कि मतलब समझ में आ जाए, सही, लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। देखा कि दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड लोकेशंस ऑफ अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस में जो है दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल को कनेक्ट कर रहे होते हैं, यानी लोगों का कोई ये कहने के ताल्लुक बयान कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का या वक्त का या लोकेशन का, उससे हमें ये पता चलता है। प्रेपोजिशन के बारे में आगे बताया कि प्रेपोजिशंस आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स। ये शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, ये बहुत लॉन्ग वर्ड्स नहीं होते। एंड दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन्स, और ये नाउन से पहले रखे जाते हैं, उसके सामने रखे जाते हैं, मतलब पहले रखे जाते हैं। इन सम केसेस यू विल फाइंड प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ जेरेंट वर्ड्स, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि आप प्रेपोजिशन को जेरेंट वर्ड्स होते हैं ना, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, यानी रीड है इज़ अ रीड इज़ अ वर्ड, बट अगर आईएनजी के साथ लगाते थे रीडिंग और एज अ नाउन यूज़ करना चाहते हैं, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। सही है, एक तो है ना आई एम रीडिंग, अब यहाँ पर एज अ वर्ड यूज़ हुआ है, आई एम रीडिंग, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, बट यूँ कहा जाए कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो रीडिंग को एज अ नाउन यूज़ किया, तो ये जो है ना जेरेंट फॉर्म कहलाएगी, जब इसको एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाए। क्लियर है? सो बाज़ ऐसा भी होता है कि प्रेपोजिशन को जेरेंट जो वर्ब्स हैं, यानी इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, उनसे पहले भी इस्तेमाल किया जाता है, नाउन से पहले भी इस्तेमाल किया जाता है और जेरेंट फॉर्म से पहले भी इस्तेमाल किया जाता है। अब टाइप्स में हम बात कर लेते हैं कि प्रेपोजिशन की कितनी टाइप्स होती है। तो बताया गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की 3 टाइप्स हैं, इंक्लूडिंग टाइम प्रेपोजिशन, जिनमें टाइम प्रेपोजिशन आ जाता है, यानी फर्स्ट जो टाइप है। इसी तरह एक है प्लेस प्रेपोजिशन, यानी ऐसे प्रेपोजिशन जो कि किसी प्लेस का बता रहा है। एक वो है जो टाइम का बताए, एक वो जो प्लेस का बताए, और एक और जो इसकी काइंड बन जाती है, टाइप बन जाती है, वो है डायरेक्शन प्रेपोजिशन, यानी ऐसे प्रेपोजिशन जो कि डायरेक्शन, किसी सिम्त का हमें बताते हैं। टाइम, प्लेस, डायरेक्शन। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। लिखा है कि टाइम प्रेपोजिशन आर दोज, टाइम प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होते हैं
जैसे कि सच एज बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, अनटिल। ये जो प्रपोजिशन है ये टाइम प्रपोजिशन की एग्जाम्पल है। यानी बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब है पहले, मैंने ये काम पहले किया, आई डिड दिस वर्क बिफोर डूइंग दिस वर्क। तो सारे वक्त का ताल्लुक बीच में आ गया ना, इसलिए बिफोर यूज़ किया। अगर कहा जाता कि आई डिड दिस वर्क आफ्टर डूइंग दैट वर्क, मैंने ये काम इसके बाद किया, तो पहले और बाद, ये पहले और बाद का जो ताल्लुक है और जो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, मीनिंग्स है, ये तो वक्त से ही तो रिलेट करते हैं ना। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग लेक्चर शी वाज और ही वाज राइटिंग समथिंग, सही ना। तो ड्यूरिंग लेक्चर, लेक्चर के दौरान वो वक्त, इसकी बात आ गई कि उस वक्त जबकि लेक्चर चल रहा था वो ये काम कर रहा था। अनटिल का मतलब जब तक, जब, सही है ना, जब तक आप ये काम नहीं कर लेते हैं, सही है ना। अच्छा, ये है टाइम प्रेपोजिशन। तो ये जो थ्री काइंड्स जो बन जाती है टाइम प्रेपोजिशन की, वो इसी तरह बनती है कि टाइम, प्लेस और डायरेक्शन को ये डिफाइन करता है। तो टाइम प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ हैं जो बता दिया आपको। इसी तरह एक और है प्लेस प्रेपोजिशन। प्लेस प्रेपोजिशन वो है जो कि प्लेस को इंडिकेट करते हैं, आर दोस इंडिकेटिंग पोजीशन, किसी पोजीशन को। ज़ाहिर पोजीशन प्लेस से ही पता चलती है ना। सेम बात जैसे कि कहा जाए कि अराउंड या बिटवीन या अगेंस्ट, सही है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वो लफ्ज़ है जिससे हमें किसी पोजीशन का पता चल रहा है, किसी आप ये कह सकते हैं कि प्लेस का पता चल रहा है। इन दो किताबों के दरमियान, दो घरों के दरमियान जगह की बात आ रही, उसके अगेंस्ट, उसके मुखालिफ, उसके सामने, सही है, उसके इर्द गिर्द जगह की बात है। इसी तरह डायरेक्शन प्रपोजिशंस कौन से हैं? वो जो कि इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को, आर दोज इंडिकेटिव ऑफ डायरेक्शन। जैसे अक्रॉस अप, अक्रॉस, अप, डाउन। अब जाहिर है कि अप जब कहा, इज गोइंग अप स्टेयर, अप मीन ऊपर जाने की मीनिंग, इज कमिंग डाउन स्टेयर नीचे की मीनिंग में आ गया, तो अप एंड डाउन क्लियर हो गया। अक्रॉस वही आर पार की मीनिंग्स में चला जाता है, सही ना, तो डायरेक्शन बता देता है। ईच टाइप ऑफ प्रपोजिशन इज इम्पॉर्टेंट। इनकी जो हर टाइप है, यानी अगर आप बात कर रहे हैं टाइम प्रपोजिशन की, या आप बात कर रहे हैं प्लेस प्रपोजिशन की, या आप बात कर रहे हैं डायरेक्शन प्रपोजिशन की, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। इतनी बात समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम की। इनकी मिसालें भी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। According to English grammar rules, the words are used to refer to time in various aspects. These types of preposition words are gathered in the below preposition list with their meaning. अब वही वाली बात जो हमने भी जिक्र की है कि ये जो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर है, ये preposition of time जो है यूज़ किया जाता है टू रेफर टाइम इन वेरियस एस्पेक्ट्स। टाइम को रेफर करने के लिए टाइम इससे हमें पता चल जाता है, सही है। इसके मीनिंग्स अभी हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम की एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑन, इन, एट, सिंस। ये सब के सब वो हैं जो कि हमें एक टाइम का बता रहे हैं, सही है। अब जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, ऑन, आई विल कम ऑन संडे, मैं संडे को आऊँगा, ऑन संडे, सही है। तो ऑन संडे, ऑन हम एट संडे क्यों नहीं कहा भाई? इसकी वजह ये है कि ऑन इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर आप बात कर रहे हो डेज़ की, डेज ऑफ वीक की या डेट की। जैसे कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, ऑन 14 अगस्त, ऑन कहते हैं ना। इसी तरह डेज़ की बात कर रहे हैं, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन लगा देते हैं। तो ये वो है जो कि वक्त बता रहे हैं। अब वक्त को भी तो इंसान ने मुख्तलिफ ये कह लें कि कैटेगरीज में डिवाइड किया है ना। वक्त को हमने डे, टाइम और मंथ, ईयर सब में डिवाइड किया है, मॉर्निंग, इवनिंग, सही है ना, ये सब उसके अंदर चला जाता है। इसी तरह इन की बात करें, ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम हैगा। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप महीने की बात कर रहे हैं, किसी ये सीज़न की बात कर रही है, किसी साल की, पार्ट ऑफ द डे, सही ना, दिन के किसी हिस्से की, या आफ्टर अ पीरियड उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ इन लगा देंगे। जैसे ही वॉज बॉर्न इन 19th सेंचुरी, वो 19th सेंचुरी में पैदा हुआ, ये वॉज यहाँ पर है भाई,
ही वॉज बॉर्न, सही है, मैं यहाँ अलग से लिख भी देता हूँ। ही वॉज बॉर्न इन 19th सेंचुरी, वो 19th सेंचुरी 19वीं सदी में पैदा हुआ, सही ना। इन अगस्त, इन सितंबर, इन दिसंबर, ओके, इस तरह लगा सकते हैं। इन समर, इन ऑटम, इन विंटर, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, सही है। तो इन इस तरह हमने यूज़ कर लिया। ऑन हो गया जनाब, इन हो गया। एट वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, क्लियर है। ये जो एट है ना, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी आता है और ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इस्तेमाल होता है, सही है। मैं यहाँ थोड़ा सा चले बता देता हूँ, जब वहाँ बात आएगी तो सिर्फ रिपीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जैक्ट टाइम की बात करनी है तो आप कहेंगे एट 9 o'clock, एट 9 AM शार्प, सही ना। एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं आप एट। अगर एग्जैक्ट प्लेस की बात कर रहे हैं, अभी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की जब हम बात करें तो आप देखिएगा वहाँ पर जैसे आई एम एट एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, यानी एग्जैक्ट लोकेशन आपने बता दी, एट वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, सही ना, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, सही है। आगे लिखा हुआ है सिंस। सिंस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सिंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम अंटिल नाउ, मतलब कहते हैं ना उस वक्त से मैं ये काम कर रहा हूँ, सही ना। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2014, वो सिंस 2014 से इस कंपनी में काम कर रहा है, सही है। तो टाइम को शो कर रहा है, इसलिए हमने इसको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की कैटेगरी में रखा है। फॉर को देखें तो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वी हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे हमने स्विमिंग की। 2 घंटों के लिए कह सकते हैं, किसी सेंस में चला जाएगा, लेकिन ये मतलब यही है कि वो एक टाइम को बता रहा है यहाँ पर फॉर, सही है ना। फॉर वैसे भी कभी आप यूज़ कर देते हैं वर्ड के साथ, तो यू कहते हैं फॉर ड्राइविंग, आई एम गोइंग ओवर देयर फॉर ड्राइविंग, फॉर रीडिंग, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर रीडिंग, फॉर स्टडी, वो अलग मीनिंग्स है। यहाँ पे चूंकि ये टाइम की मीनिंग्स में जा रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सही है ना, तो टाइम को शो कर रहा है। अगो का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रॉम नाउ टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, यानी नाउ टिल पास्ट। क्या मतलब? लिखा है फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले। अब आ गई वक्त की बात, पहले की बात आ गई, यानी अब से बात कर रहे हैं कि अब से मैं बात करूं तो इतने महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की। 2 months अगो भी कह सकते थे, 4 months अगो, 6 months अगो भी कह सकते थे, सही है ना। फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले। वी डिडंट नो द ट्रू मीनिंग ऑफ लव, हम लव का मतलब नहीं जानते थे, सही है। तो फ्यू मंथ्स अगो, अगो समझ गए ना कि किसी स्पेसिफिक बात की, कहते हैं ना उस वक्त से, इतने साल पहले तो हमें ये पता ही नहीं था। बिफोर 6 months अगो या बिफोर 2 months अगो, सही ना, सॉरी 2 months अगो कह लें, अगो यूज़ करें या बिफोर यूज़ करें। देखिए मैं यहाँ आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, अगो और बिफोर, इनमें से आपके पास चॉइस होती है, या तो आप ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें। अगो कैसे? जैसे बिफोर 6 months अगो, 6 months अगो, अगो तो यहाँ पर यूज़ कर लिया हमने। बट अगर बिफोर कहना तो बिफोर, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर ही मैं ढूंढ देता हूँ, ही विल नॉट रिटर्न बिफोर वी गेट बैक, हमारे गेट बैक होने से, वापस होने से क्या लें, ही विल नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा, वो रिटर्न नहीं होगा, क्लियर है। तो बिफोर डूइंग दिस वर्क, आप समझ में आ गया। तो ये कह लें कि आप अगर इस तरह कहना चाहते हैं कि 6 महीने पहले, साल पहले, तो वहाँ पर आप अगो को यूज़ कर लें, ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। बट आप किसी एक्शन की बात कर रहे हैं इस काम के करने से पहले, सही है, तो वहाँ पर आप बिफोर यूज़ कर लें। बिफोर डूइंग दिस वर्क, बिफोर टेकिंग एडमिशन इन ग्रेजुएशन, आई वॉज एम्प्लॉय इन दैट कंपनी, क्लियर है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग पर आ जाए। ड्यूरिंग थ्रू आउट द कोर्स, मतलब ड्यूरिंग का वही मतलब दौरान की मीनिंग्स में होता है। ही वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम के दौरान वो बातें कर रहा था कंटिन्यूसली, टाइम को शो कर रहा है, इसलिए हमने ड्यूरिंग का यहाँ पर इसको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की कैटेगरी में रखा है। आफ्टर का तो पता ही है, अब इतना डिटेल में जाकर और चीज़ को मुश्किल करके समझाना ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आफ्टर मतलब ये काम करने के बाद, आफ्टर
टेकिंग रेस्ट आई डिड माई वर्क, सही है ना, ऐसे कह सकते हैं आप। until का मतलब क्या है, अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, सही है। जैसे वी गोइंग until I will keep going, यानी काम को अपने कंटिन्यू रखो, until I will tell you to stop, जब तक मैं तुम्हें रुकने का ना कहूँ, जब तक, till, until, सही है, इस मीनिंग्स में होता है। फ्रॉम ये स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा था, फ्रॉम 2 आवर, फ्रॉम 2 AM टू 3 PM, सही है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट को बता देता है, यहाँ पर देखें जैसे लिखा हुआ अभी, और टू क्या करता है, एंडिंग पॉइंट को बता देता है। बाय की बात करें आप तो बाय जैसे कि आई विल बी बैक, ये आई विल बैक कर दिया शॉर्ट फॉर्म में ना इसको, तो हमने ये है असल में आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, 6 o'clock यानी नॉट लेटर देन 6 o'clock तक मैं पहुँचाऊँगा, बाय 6 o'clock में पहुँचाऊँगा, सही है, वापस आ जाऊँगा। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, वो वर्ड्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इन द सेंटेंस, सही है। अब इसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देख लें शॉर्टली। इन है, अगर ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के मीनिंग्स में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपल है, ही वॉज इन द रूम, पोजीशन बता दी कि रूम में है, क्लियर हो गया। एट, वही मैंने जैसे कि बताया एग्जैक्ट पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, देखो स्पेसिफिक पोजीशन। आई वॉज एट शॉपिंग मॉल व्हेन दे कॉल्ड मी, जब उन्होंने मुझे बुलाया या पुकारा या कॉल की, आई वॉज एट शॉपिंग मॉल, क्लियर हो गया। इसी तरह ऑन है, जाहिर है हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो शी कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द मैट, मैट पर सो रही थी बिल्ली, ऑन पोजीशन बता दी, उसके ऊपर सो रही थी। अच्छा, ऑफ की फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन सॉरी, ही फेल ऑफ हिज बाइक, वो अपनी बाइक से गिर पड़ा, सही है। तो अच्छा, अगर भी ऐसा भी होता है, ये जो वो डबल एफ ऑफ है, ये वर्ब के साथ ये कह लें कि उसके साथ कनेक्ट होकर उसके साथ पेयर की सूरत में भी यूज़ होता है, सही है। जैसे कि हम कह देते हैं कि बैक, गेट ऑफ के जैसे कि एक वर्ड है उस तरह यूज़ हो जाता है। फेल ऑफ ये था फॉल, और ये FELL सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड है, क्लियर हो गया। तो ये पोजीशन के बारे में बता रहा है यहाँ पर। इसी तरह बाय और बिसाइड की बात करें तो एट द साइड ऑफ, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, के करीब, उससे, उसके नज़दीक, इस मीनिंग्स में यूज़ हो रहा है। अ चाइल्ड स्टूड सॉलली बाय हर साइड, बच्चा जो है अपने साइड पर ही, बाय हर साइड, उसकी साइड पर खड़ा हुआ था। कम एंड सिट हियर बिसाइड मी, मेरे पास आके बैठो, बिसाइड मी यानी नेक्स्ट टू मी, मेरे ही बिल्कुल नेक्स्ट, मेरे ही बराबर में, मेरे ही करीब, सही ना। तो ये इस मीनिंग्स में यूज़ हो जाता है। इसी तरह अंडर, जाहिर है कि ये डाउन, जिस तरह हम पोजीशन के लिए, डाउनवर्ड पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अंडर, जैसे ही हेड अंडर द बेड, वो बेड के नीचे छुपा, अंडर, वही नीचे की मीनिंग्स में आ गया। ओवर क्या है, ओवर यूज़ हो जाता है किसी पोजीशन की, आपने बात करते हो किसी शय की, किसी चीज़ की पोजीशन जो कि ऊपर के मीनिंग्स में ना, ऊपर, जैसे शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, उसने अम्ब्रेला को हम पर पकड़े रखा, ओवर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के ऊपर, क्लियर हो गया। सो ये सारे एग्जाम्पल है। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, जैसे बीनीथ, वही सेम मीनिंग्स है, लेकिन ये कैसे हुआ है, इस तरह यूज़ हो जाता है कि द ऑथर सेम वॉज प्रिंटेड बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे ऑथर का नेम वॉज प्रिंटेड, छपा हुआ था, क्लियर हो गई बात। तो बिलो, ये आपने वो देखा है ना, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो वहाँ पर भी बिलो का फॉलोइंग का वर्ड लिखा हुआ होता है। अबव, ज़ाहिर है कि ऊपर के मीनिंग्स में, अबव द मिरर, अबव द न्यूज़, सही है ना, इस मीनिंग्स में चला जाता है। ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जब आपको पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, रीडिंग करते करते इस बात का अंदाज़ा खुद से खुद होने लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा मुझे
वर्ड यूज़ करना चाहिए और कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना चाहिए। क्लियर है? रूल्स आप अगर याद रखना चाहेंगे तो इतने सारे रूल्स होते हैं, उनको याद रखना और उनको जहन नशीन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंपल इसकी ट्रिक यही है कि आप अपनी रीडिंग की हैबिट बढ़ाएं और अंग्रेज़ी पढ़ने, अंग्रेज़ी सुनने की आप आदत डाल लें। आपको खुद से आइडिया हो जाता है कि यहाँ मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्पल्स को देखकर आप मुकम्मल तौर पर सारी चीज़ें याद रख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करना पड़ती है। खुद से मतलब इंसान को पता चलने लग जाता है। अप और डाउन, वही अभी पोजीशन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं, तो देखिए अप आप हायर पॉइंट किसी फ्रॉम अ लोअर टूवर्ड्स अ हायर पॉइंट, ऊपर की मीनिंग्स की बात कर रहे हैं। जैसे ऊपर के माना पुट दोज बुक्स अप ऑन द टेबल, कह लें आप कि इन किताबों को रख दो। पुट दोज बुक अप, असल में ये वर्ड था पुट अप, पुट दोज बुक्स अप। तो दोज बुक्स को यहाँ पर इस तरह यूज़ किया गया है और पुट और अप इनके दरमियान थोड़ा सा ये कह लेंगे स्पेस बढ़ाया गया है और इनके दरमियान ये वर्ड रख दिया गया है। पुट अप का मतलब ऊपर रख दो, सही। पुट दोज बुक अप, इस तरह भी वही मैंने जैसे कि कहा ना कि वर्ड के साथ भी कभी ये इसका कॉम्बिनेशन होता है जो यूज़ होता है, जैसे कि ये वर्ड के साथ यूज़ हो जाता है, ऐसे ये भी वर्ड के साथ यूज़ हो जाता है, ये भी वर्ड के साथ यूज़ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एग्जाम्पल हाईलाइट कर देता हूँ कि इज इज लेफ्ट गोइंग डाउन, गोइंग डाउन, क्या ये लिफ्ट नीचे जा रही है? गोइंग डाउन तो गो डाउन, नीचे जाना। क्लियर हो गया? ओके चलो अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। जाहिर है कि डायरेक्शन की लफ्ज़ से वाज़ेह ऐसा प्रीपोजिशन जो कि डायरेक्शन को बताए, किसी सिम्त का हमें बताए, वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। सही है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ये जो होते हैं गिव रीडर्स अ सेंस ऑफ, ये रीडर को क्या देता है? सेंस ऑफ प्लेस और लोकेशन, लोकेशन का पता चल जाता है डायरेक्शन से। सही है? अच्छा अब हम एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी है। एक एग्जाम्पल है अबव, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना। अब वो देखिए, अब कुछ आपको यहाँ पर ऐसे भी प्रपोजिशन नज़र आ रहे होंगे कि आप ये कहेंगे ये तो लास्ट वाले में भी हमने देखे, यानी अबव जो है ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की मीनिंग्स में भी चल रहा है, वहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की मीनिंग्स में भी। तो ऐसा होता है, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि कभी ये प्लेस को बता रहे होते हैं, कभी डायरेक्शन को बता रहे होते हैं। तो सिंपल है, अब ज़ाहिर है प्रपोजिशन तो है ना, ये कभी उस कैटेगरी में शामिल हो जाता है, कभी इस कैटेगरी में शामिल हो जाता है। अब एग्जाम्पल क्या है? द मिल्क इज अबव द सोडा इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में मिल्क इज अबव द सोडा, अब सोडा के ऊपर है। पोजीशन बता दी ना आपने, डायरेक्शन बता रहे हैं, इस तरह डायरेक्शन बता दी। ऑन द अदर साइड के मीनिंग्स में अक्रॉस, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी। सही है? तो मेरी जो स्ट्रीट है, अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी, मेरा जो दोस्त है वो कहाँ रहता है? अक्रॉस द स्ट्रीट, पार रहता है उसके, ऑन दी अदर साइड। सही है? अच्छा, अलॉन्ग वही वाली बात, अलॉन्ग बिसाइड के मीनिंग्स में, अलॉन्ग जैसे साथ साथ के मीनिंग्स में, द डक्स आर ईटिंग अलॉन्ग द रिवर। मैं इसको अगर स्विमिंग कर दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। सही है? जैसे क्या दे देंगे, द डक्स आर स्विमिंग, या एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पर, चले इस एग्जाम्पल को छोड़कर, पर्सन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। तो वॉकिंग अलॉन्ग द रोड का मतलब क्या बनता है? वॉकिंग अलॉन्ग द रोड का मतलब है रोड के साथ साथ। क्लियर है? तो वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, इसी तरह ये अलॉन्ग का वर्ड वहाँ भी यूज़ हो जाता है जहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। अलॉन्ग, कम हियर अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर आए। सही है ना? ये इस मीनिंग्स में चला जाता है। तो सेंस को समझना है आपने। मैं जिस बात को समझाना चाहता हूँ वो ये कि सेंस पर तवज्जो दें। ये रेक्टिफिकेशन और वो वैसी लफ्ज़ों को याद कर लेना वो मज़ेदार बात नहीं होती। जब तक आप याद रखेंगे तो याद रहेगा, सेंस आपने समझ लिया तो वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। क्लियर है? अमंग वही डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो अमंग आ गया यहाँ पर। जैसे द गर्ल वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, जो लड़की है वो बैठी हुई थी
अमंग हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के दरमियान। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और आपको बता देता हूँ प्रेपोजिशन। एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग। बिटवीन का जो ये है प्रेपोजिशन है, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो की, सही है। और अमंग की वहाँ बात करते हैं जहाँ हम बात कर रहे हो दो से ज़्यादा की, सही है। ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको समझ लें, क्योंकि माउस से लिखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और वो फिर ऐसा ना हो कि जो लिखा हुआ वो भी समझ में ना आए। अगर मैं ये कहता है कि ये दो किताबों के दरमियान, तो हम ये कहेंगे बिटवीन टू बुक्स, सही है। दो की बात हुई ना, बिटवीन टू बुक्स, तो बिटवीन हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। लेकिन अगर हमने बात करनी है कि किताबों के दरमियान, अब दो की बात नहीं है, दो से ज़्यादा किताब, तो अमंग बुक्स कह देंगे आप। आई वॉज सिटिंग बिटवीन टू चेयर्स, मैं दो कुर्सियों के दरमियान बैठा हुआ था। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं किताबों के दरमियान बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग अमंग बुक्स, सही ना। अमंग हर फ्रेंड्स, अब ज़ाहिर है यहाँ पर भी दो से ज़्यादा की बात है, इसलिए अमंग लगाया है। अराउंड का मतलब कोई सर्कुलर मीनिंग्स में चला जाता ज़रा, जैसे कि दे टोल्ड स्टोरी अराउंड द कैंप फायर, उन्होंने कैंप होता है ना, कि आपने देखा होगा कि ये स्काउट सोल्जर्स होते हैं, उन्होंने कैंप लगाया हुआ होता है और उसके कैंप के बाहर टेंट, उसके बाहर आग लगाई, तो कैंप फायर कहलाती है। अराउंड द कैंप फायर यानी वो आग जो कि कैंप के बाहर लगी हुई, उसके इर्द गिर्द बैठे हुए, दे टोल्ड स्टोरीज, उन्होंने स्टोरियाँ सुनाई। क्लियर। एट, वो आप देखें ये डायरेक्शन की मीनिंग्स में भी आ गया। कैसे? मीट मी एट द स्टॉप साइन, स्टॉप साइन पर मुझसे मिलो। स्टॉप साइन, जहाँ पर स्टॉप का साइन लगा हुआ है ना, ये यू लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है और उस पर स्टॉप लिखा हुआ है, तो बोला ये जो स्टॉप का जो साइन है, तो मुझसे यहाँ मिलो। ओके, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, आप समझ जाइए, स्टॉप लिखा हुआ है, सही है। ओके जी। बिहाइंड, एट द बैक ऑफ, यानी पीछे के मीनिंग्स में, जैसे कि क्या लिखा हुआ, द एम्प्लॉयज पार्क बिहाइंड द स्टोर, एम्प्लॉयज ने क्या कहाँ पार्क की, यानी अपनी गाड़ियाँ पार्क की, पार्क दियर कार्स कह लें, बिहाइंड द स्टोर, स्टोर के बिहाइंड, उसके बैक पर। क्लियर हो गया। इसी तरह एक और वर्ड है यहाँ पर बिलो का, जाहिर है वही मतलब नीचे के मीनिंग्स में जाता है। आई हंग द पोस्टर बिलो द मिरर, मैंने पोस्टर को लटकाया कहाँ पर, बिलो द मिरर, मिरर के नीचे। बिसाइड, वही नेक्स्ट टू के मीनिंग्स में, भाई ये डायरेक्शन के मीनिंग्स में ही जा रहा है यहाँ पर, कभी ये पोजीशन को बताएगा कभी डायरेक्शन को बताएगा, सिंपल ही है। आप इस बात को यूँ समझें ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए। कम स्टैंड बिसाइड मी, आओ और स्टैंड बिसाइड मी, मेरे बिसाइड खड़े हो, यानी नेक्स्ट टू मी, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर चूँकि डायरेक्शन को वाजे कर रहा है, तो इस तरह क्लियर हो गई बात। क्लोज टू मीन्स नियर टू, द फ्लावर्स आर क्लोज टू द प्रोड्यूस, एक्चुअली आई कांट सी फुल सेंटेंस ओवर हियर, तो यूँ समझ लें कि ये जो फ्लावर्स हैं ये क्लोज टू प्रोडक्शन, यानी खिलने के करीब है। आगे वो पूरा सेंटेंस ही देख सकते हैं, खिलने के करीब है। क्लियर हो गई बात, तो खिलने के करीब है, क्लोज टू इस मीनिंग्स में। अच्छा, ये क्लोज टू जगह फिर प्लेस के मीनिंग्स में भी होगा, जैसे कि माई हाउस इज क्लोज टू द मस्जिद और क्लोज टू द पार्क, सही है ना, नियर टू द पार्क, सही है, ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं। और एक और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ओवर, ओवर का मतलब वही जैसे हमने बात की थी अबव, ये चूँकि डायरेक्शन की मीनिंग्स में जा रहे हैं ना, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। द स्पाइसीज आर ओवर द सिंक, जो स्पाइसीज हैं, मसाले, ओवर द सिंक, जो सिंक पर है, उसके ऊपर है, डायरेक्शन बता दी। सो आई होप यू गॉट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क। मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि आप चाहें अपने नोट्स को ज़रूर देखें, नोट्स के अंदर आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएगी प्रीपोजिशन के हवाले से, और हो सके तो आप उनकी ज़रूर प्रैक्टिस भी करें। आप अपने 10th जो है पास पेपर्स को ज़रा गो थ्रू करें, उसमें देखें
वो कौन सी एग्जाम्पल्स है जो आपको समझ में नहीं आ रही है और मुश्किल हो रही है। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो कुछ आपने यहाँ पर सीखा है। क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है, यूजेज आप इसके साथ सीखे हैं। हाँ, आप प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। ओके, जज़ाकल्लाह।